हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आनंद गुप्ता 37। आज हम आपको क्लास सीबीएसई क्लास 11 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 9 है औद्योगिक क्रांति, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर आपको कराएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, ठीक है। तो जो आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं वो कैसे में आएंगे। प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर आएगा ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, ठीक है, वो है औद्योगिक क्रांति से यह अभिप्राय है, ठीक है। रूपांतरण जो हुआ 1870। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, किन 2 यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था? फ्रांस में जॉर्जिस मिशेल, जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजेल्स, ठीक है। इनके द्वारा, इन 2 यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब आपका है तीसरा आंसर, कृषि क्रांति से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत बड़े जमींदार ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत फार्म खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया तथा बड़ी बड़ी भूसंप्रदा बना ली, जिससे खाद्य उत्पन्न की वृद्धि हुई। अब देखिए, अगर अभी तक आपने मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, हिस्ट्री का जो पूरा चैप्टर है उसके बारे में मैंने डाला है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ मैं इस वीडियो के उसमें लिंक दे दूंगा, तथा और एक MCQ क्वेश्चन भी तैयार किया है, उसका भी लिंक इसमें दे दूंगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। इसमें जो पहले ये था कि जो कृषि क्रांति जो थे, पहले जो बड़े जमींदार थे उनके पास ये तो खुद की भूमि थी, इनके पास पहले खुद की भूमि तो थी। अब इस भूमि के जो बगल में जो खेत वो सब थे उसे भी खरीद लिया, ठीक है। इसके खरीद लिया, ये बड़ी जमींदार जो थे, ये सब खेत थे, इनके खेत के बगल में जो खेत है इसे पहले खरीद लिया। और इस खेत के बगल में जो ये सब जमीनें हैं, ये जो खेत है ये तो जमींदार की खेत है, ये अब जमींदार ने खरीद लिया, ठीक है। इसके बगल में जो खेते हैं, अब इसके बगल में जो ये सब खेते हैं, ये सब जो खेते हैं, जमींदार ने इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। इस पे कब्जा कर लिया जमींदार ने, जो बड़े जमींदार थे, जिससे खाद्य उत्पन्न में वृद्धि हो गई। सर्वप्रथम भाप की शक्ति का प्रयोग इस्तेमाल किस रूप में किया गया था? तो इसका प्रयोग खनन उद्योग में किया गया था, खनन उद्योग में किया गया था। ये अभी मैं आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक नंबर वाले क्वेश्चन मैंने उसका एक अलग वीडियो बनाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं उसमें लिंक दे दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो आपको कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्सली कैनाल सर्वप्रथम कहाँ, कब तथा किसके द्वारा निर्मित की गई? जो वैशाली कैनाल था वो सर्वप्रथम कहाँ, कब तथा किसके द्वारा नियुक्त की गई? तो इंग्लैंड में 1761 जेम्स ब्रॉडली द्वारा बनाई गई। जो इंग्लैंड में 1761 में जो जेम्स ब्रैडली द्वारा इसे बनाया गया था। जमींदारों द्वारा बनाई गई नहरें में के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो जमींदार जो थे उन्होंने नहरें बनाई, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। नहरों, अब इसका आंसर है, नहरों आमतौर पर बड़े जमींदार द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों खदानों का जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। जो जमींदार द्वारा जो नहरें बनाई वो का महत्व थे। जो नहरें आमतौर पर बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित जो थे खदान थे और जंगलों का मूल्य को बढ़ाने के लिए की जाती थी। अब फुफकारने का दानों से क्या समझते हैं? अब ये है फुफकारने वाला दानों से क्या समझते हैं? तो ये आपसे पूछा जाएगा। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछेगा कि फुफकारने वाले दानों से आपका क्या अभिप्राय है? तो 1801 में रिचर्ड ट्रेनविथक ने एक इंजन का निर्माण किया, ठीक है। 1801 में जो रिचर्ड
ट्रेविथक थे, उन्होंने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते हैं थे। जो 1801 है तो उसका रिचर्ड रिचर्ड ट्रेविथक ने इंजन का एक निर्माण किया था जिसको फॉलिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। ठीक है, और इसमें आपके इस क्वेश्चन में 7वें में आपके जो जो आपके इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो फुफकारने वाला दानव से क्या अभिप्राय है। पहला, फुफकारने वाला दानव का कब आविष्कार किया गया था, तो 1801 में किया गया था। फुफकारने वाला का दानव का आविष्कार किसने किया था, तो रिचर्ड ट्रेविथक ने करा था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है फुफकारने वाले दानव के जगह पे ये पूछ सकता है पंकिंग डेविल से आपका क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जाके बताइएगा। अब 8वां क्वेश्चन, 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में कौन सी सीमाएं थी। जो 1830 के जो दशकों में जो नहरों के रास्ते थे, परिवहन थे, उनमें कौन कौन सी समस्याएं थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। अब जो नहरों के कुछ हिस्से थे वहाँ पे जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन में रफ्तार धीमी पड़ गई। पाले, बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय ही सीमित हो गया। अब पाला यानी ठंड पड़ गई, बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, इसके कारण उनका समय सीमित ही हो गया। अब 9वां क्वेश्चन, चकबंदी या बड़ा पद्धति से किसे कहते हैं, तो इसका आपका आंसर आएगा जिसके द्वारा 1770 के दशक से एक छोटे सैकड़ों फार्म खेती शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्म से मिला लिए गए। जो चकबंदी या बड़ा पद्धति किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा जिसके द्वारा 1770 के दशक से एक छोटे सैकड़ों फार्म खेत और शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्म में मिला लिए गए थे। ठीक है, अब नहरोन्माद से क्या समझते हैं, तो नहरोन्माद से क्या समझते हैं, तो 1707 से 1790 ईस्वी के बीच नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू की गई थी। अब 1760 से 1790 में 90 ईसा पूर्व में के बीच नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू की गई थी। आपसे पूछेगा कि नहरोन्माद में कितनी परियोजनाएं शुरू की गई थी, नहरोन्माद में कितनी परियोजनाएं शुरू की गई थी, तो 25 परियोजनाएं शुरू की गई थी। और कितने से कितने के बीच में हुआ था, तो 1760 से 1790 के बीच में नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं की गई थी, जिसमें 1788 से 1796 ईस्वी तक अवधि से इस नाम से पुकारा गया। ठीक है, जो 1788 जो था उसके बीच 1796 के ईसा पूर्व के बीच की अवधि में इसे इस नाम से पुकारने लगे। अब 4 अंक वाले जो आपके प्रश्न हैं, 4 अंक वाले प्रश्न वो अब हम करेंगे। ठीक है, अब 4 अंक वाले प्रश्न होगा। अब 4 अंक वाले में आपको 4 अंक वाले में कोशिश करनी होगी, आपका 4 अंक वाला जैसा क्वेश्चन आएगा। कितने बच्चे होते हैं कि वो पूरा ऐसे ही लाइन से लाइन लिख के आ जाएंगे, नहीं, आप कोशिश कीजिएगा कि उस सवाल का पॉइंट में जवाब दें। पॉइंट में देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा। पॉइंट में आप कोशिश करें कि पॉइंट में जवाब दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुई, वर्णन कीजिए। तो जो ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति है वो किन परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुई थी, तो पहला कोयले व लोहे के खानों की अधिकता, दूसरा कृषि क्रांति के, तीसरा सस्ते श्रमिक, चौथा चालक शक्ति, पांचवा धन की अधिकता। जो कोयला और लोहे की जो खाने की अधिकता है, कोयले व लोहे का जो खानों की अधिकता है,
एक, ठीक है। दूसरा कोई कृषि की क्रांति थी। तीसरा सस्ते श्रमिक थे, सस्ते यानी कम रेटों पे श्रमिक जो मजदूर थे वो कम रेटों पे उपलब्ध हो जाते थे। चालक शक्ति, ई भाप का ज्ञान, धन की अधिकता, ठीक है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कारों को स्पष्ट कीजिए। जो ब्रिटेन है उनमें कपड़ा उद्योगों को क्रांति लाने का आविष्कारों का स्पष्ट कीजिए। तो हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। जो हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। जॉन के ने फ्लाइंग स्टॉल का आविष्कार किया। ऑकराइट ने 1769 में हारग्रीव्स ने चरखे का परिवर्तन किया। कार्टराइट ने 1785 में पावर लूम और सैमुअल क्रॉमर ने 1789 में म्यूल मशीन बनाई। अब ये म्यूल मशीन क्या थी? ये एक म्यूल मशीन जो है एक कपड़ा बुनने की मशीन थी। इससे जो कपड़ा बनता था वो बेहद ही मजबूत बनता था, ठीक है। बुनाई करने की मशीन थी, सॉरी, और ये बुनाई करने की मशीन थी और ये इससे जो थी एक मजबूत जो मजबूत बुनाई होती थी, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ब्रिटेन में रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कारों का वर्णन कीजिए तथा औद्योगिक प्रक्रिया पर पड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब ब्रिटेन के में जो रेलवे क्षेत्र में जो हुए आविष्कार जो थे उसका वर्णन करना है आपको और औद्योगिक प्रक्रिया पर पड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। आप चाहे तो इसको आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला है भाप का रेलवे इंजन, दूसरा है फुफकारने वाला दानव, तीसरा है स्लल्चर नामक इंजन बनाया, ठीक है। और इसके क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। प्रभाव क्या थे? यह परिवहन वर्ष भर चलता था। दूसरा, माल व यात्रियों को अधिक मात्रा में ले जाया जा सकता था। यह रास्ता व तेजी से परिवहन था। अब चौथा क्वेश्चन, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में स्त्रियों को भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? जो ब्रिटेन में जो स्त्रियां थी वो भिन्न भिन्न वर्ग के थे, वो उनके जीवन पर औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति के उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बना दिया। इसके विपरीत निम्न वर्ग के जीवन संघर्षपूर्ण बना दिया, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति जो उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बन गया था, ठीक है। इसके विपरीत जो निम्न वर्ग का जीवन संघर्षपूर्ण बना दिया था, यानी बहुत मेहनत भरा बन गया था। अब आपका तीसरा पॉइंट है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम होती थी। अब जो पुरुष थे उन पुरुषों की अपेक्षा में जो महिलाओं की जो मजदूरी थी वो कम होती थी। महिलाओं का काम की निम्नतर परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। अब महिलाओं का जो काम की जो निम्नतर है वो परिस्थिति में भी कैसी परिस्थिति हो उन्हें काम करना पड़ता था। काम की अस्वस्थ परिस्थितियों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जो काम था तो अस्वस्थ जब फील कर रही है तो परिस्थिति भी कैसी हो, उन्हें तो काम करना पड़ता था। तो इसके कारण जो महिलाएं थी वो स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। महिलाओं के वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि। अब महिलाओं के जो वित्तीय स्वतंत्रता जो मिली थी वो आत्मसम्मान में वृद्धि मिली थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकरण अनुभव करने वाला प्रथम देश क्यों माना गया था? कारणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकरण है अनुभव करने वाला जो प्रथम देश क्यों माना गया था, कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन है।
अब इसके जो आंसर लिखेंगे, 17वीं शताब्दी में से राजनीतिक दृष्टि से दृढ़ एवं संतुलित देश था। अब जो 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से दृढ़ एवं संतुलित देश था। दृढ़। और दूसरा है मुद्रा का विनिमय के लिए प्रयोग। अब मुद्रा का जो विनिमय है उसका के लिए प्रयोग किया जाना। नगद वेतन व मजदूरी। अब नगद वेतन जो था वह मजदूरी भी थी। ब्रिटेन के 3 हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड एक ही राजतंत्र के अधीन। जो ब्रिटेन के तीनों हिस्से थे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, एक ही राजतंत्र के अधीन है। संपूर्ण राज्य में एक कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। अब संपूर्ण राज्य है उसमें एक ही कानून व्यवस्था था, एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। अब छठा पढ़ते हैं। ब्रिटेन में आवागमन के साधनों के लिए के हुए नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए। यह आपका अगला प्रश्न। तो 1750 से 1703 ईस्वी तक आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तित हुए। इन परिवर्तनों का श्रेय नए आविष्कारों तथा आविष्कारों को जाता है। इन आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सड़कें। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक एडम ने छोटे पत्थरों की सहायता से मजबूत सड़कें बनाई। अब स्कॉटलैंड में जो इंजीनियर थे वो जॉन पैक एडम ने एक छोटे पत्थर की सहायता से मजबूत सड़कें बना दी। अब नहरें। जेम्स ब्रिडेले ने बहुत सी नहरें का निर्माण करवाया। तीसरा, रेल इंजन। 1802 में ट्रेविथिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की। चौथा, स्टीम शिप्स। अमेरिका वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटोन ने 1807 ईस्वी में भाप वाले बोट की खोज की। पांचवा, मोटर कार। 19वीं शताब्दी के अंत में एक जमीन इंजीनियरिंग के पेट्रोल से चलने वाली मोटर का आविष्कार किया। 19वीं शताब्दी में जो पेट्रोल से चलने वाला जो मोटर कार जो अभी बनी है वो 19वीं शताब्दी में उसका आविष्कार किया गया। अब हम दीर्घ प्रश्न पढ़ेंगे 8 अंक वाले। अब हम 8 अंक के प्रश्न पढ़ेंगे, दीर्घ प्रश्न। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में तो बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब पढ़ते हैं 8 नंबर का पहला प्रश्न। इस कथन से कहाँ तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई। ये जो 8 नंबर के प्रश्न है पेपर में तो आते नहीं है, आपके उसमें ये 5 नंबर के प्रश्न में बन के आएंगे, ठीक है। जो मैंने 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पढ़ा है वो आपके पेपर में 3 नंबर के आएंगे, और ये जो 8 नंबर है ये 5 नंबर के क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। तो हम कहा थे, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है, पहला। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने नई नई मशीनें का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। अब औद्योगिक क्रांति जो थी उसमें नई नई मशीनें का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से, जब उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। नए नए मशीनों का आविष्कार जब होने लगा तो जो मानव यानी जो आदमी है उसके कामों पे जो काम का जो लोड था, जो बर्डन था, वो काफ़ी कम हो गया, बहुत कम हो गया मशीनें आने से, नई नई उपकरणें आने से, ठीक है। अब पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो पहले स्टीम, मान लीजिए पहले स्टीम की इंजन चलती थी, ट्रेनें स्टीम की चलती थी। अब उसमें बैठ रहे, अब मान यहाँ में दिल्ली से जाना हो बिहार, या बिहार जाना हो तो 24 घंटे पहले लग जाते थे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ ऐसे लग जाते थे। स्टीम इंजन वो धीरे धीरे चलता था। और अब बना डीजल का इंजन,
डीजल का इंजन बना तो वो स्टीम के इंजन से ज़्यादा तेज चलने लगा। ठीक है, तो हमें समय का बचत होने लगा, नई नई आविष्कारें आने लगी, जिससे कि हमें हमारा जो काम है वो तेजी से होने लगा। अब हम सेकंड स्टेप क्या है? औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों नए नए आविष्कार हुए। परिवहन से तीव्र गमी साधनों का समय और दूरी पर मनुष्य का विजय हासिल की। अभी बताया था कि यहाँ से मान लीजिए पहले हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होता था, तो ये अगर 100 किलोमीटर के उसमें रेंज में है, 100 किलोमीटर, तो पहले लोग मनुष्य आदमी जाते थे, सुबह चले, शाम हुआ, शाम को यहाँ तक पहुँचे। अब कार है, बाइक है, बसें हैं, 100 किलोमीटर हम आधे घंटे या 1 घंटे में हम इसको कवर कर लेते हैं। इतने डिस्टेंस को हम आधे घंटे या 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, जिससे हमारी समय बचत होने लगी और हम उस काम को, उस समय को हम दूसरे कामों में लगाते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य को आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। अब औद्योगिक क्रांति के जो फलस्वरूप जो मनुष्य के आराम व सुख की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती कीमतों पे जो गरीब आदमी थे उन्हें भी मिलने लगी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार आने लगे। अब लोगों ने कच्चे माल की मांग करने लगी, लोग भी कच्चे माल की मांग करने लगे, जिसके कारण कृषि जो क्षेत्र थे वो क्रांतिकारी में सुधार हुआ। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। ये थे वो पॉजिटिव प्रभाव थे। अब नेगेटिव प्रभाव क्या थे? नकारात्मक औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, अब हम उसके पढ़ेंगे। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आवागमन। अब ग्रामीण जो लोग हैं, ठीक है, अब ग्रामीण जो लोग हैं ये गांव है, अब ये शहर है। अब गांव में उतने रोजगार है नहीं, तो जो ग्रामीण है तो वो लोग आ जाते हैं, शहरों में आते हैं काम की तलाश में, रोजगार के काम में आ जाएंगे, आते हैं शहर में, वो प्लान करेंगे, गांव से प्लान करेंगे। अब ये हो गया बिहार, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, तो वो एक राज्य में चले जाएंगे, वो दूसरे राज्य में जाएंगे, वो तीसरे, ऐसे जाएंगे, तो जिससे वो रोजगार की तलाश में जाने लगे। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की, आवास की समस्या। अब शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी। अब शहरों में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो पीने का पानी जो था, पीने का पानी, वो शिक्षा में समस्या आने लगा, आवास, रहने के लिए घर में समस्या आने लगा। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। घरेलू कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। अब घरेलू में जो छोटे मोटे जो उद्योग छोटे मोटे जो उद्योग करते थे पहले घर में, उसका जो समाप्त हो गया। समाज में 2 वर्ग में विभक्त हो गए थे, पहला उद्योगपति और दूसरा सर्वहार वर्ग। ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप और औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, वर्णन कीजिए। जो औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम थे वो औरतों और बच्चों पे क्या, जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको आपको वर्णन करना है। तो पहला, औद्योगिक क्रांति और औरतों और बच्चों पर जीवन का प्रभाव पड़ा। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्ष पूर्ण। ठीक है। जो उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन जो है अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक, इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्ष पूर्ण बना रहा। पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की मजदूरी में कमी। अब पुरुषों की पहले पुरुषों की जो अपेक्षा है वो पहले महिलाओं की अपेक्षा में मजदूरी में कमी हो गई। अब महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं को जो काम है वो निम्नतर परिस्थिति में करना पड़ता था, पहले था कैसे परिस्थिति उसमें करना, अब निम्नतर
परिस्थिति में करना पड़ता था। महिलाओं की वित्तीय स्वच्छता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि मिली। अब महिलाओं को जो वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि मिली, काम को घटिया परिस्थिति में के बारे में कम आंदोलित। ठीक है, अब पहले काम को जो घटिया परिस्थिति था उसके में कम आंदोलित हुआ। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचल जाते थे। अब बच्चे उनके जो बाल मशीनों में फंस जाते थे और उनके हाथ कुचल जाते थे। ठीक है, मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक चले जाते थे। अब मशीन जो चल रहा है तो उसमें बच्चे गिर जाते थे, बच्चे गिरने से उनकी मौत हो जाती थी। कोयले खानों की रास्ता सकरा होने के कारण बच्चे को भेजते थे, जिसका दुर्घटना का भय बना रहता था। अब कोयला खाने जो थी उसका रास्ता बहुत सकरा था, जिसमें कि बच्चे को भेजा जाता था। ठीक है, जिसमें कि एक बच्चे को भेजा जाता था, जिससे कि दुर्घटना का भय बना रहता था। अब आपका तीसरा प्रश्न, औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में सुधार हेतु कानून के जरिए कौन से कदम उठाए गए, वर्णन कीजिए। अब औद्योगिक श्रमिक की जो स्थिति में सुधार हेतु जो कानून के जरिए कौन से कदम उठाए गए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिक स्थिति का कानून के जरिए सुधार। ठीक है, सरकार ने सन 1819 में श्रमिक स्थितियों के लिए कानून बनाए। 9 वर्ष की आयु वाले बच्चों की फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंद लग गया। 9 से 16 वर्ष आयु वाले बच्चों के काम कराने पर सीमा 12 घंटे तक तय की गई। 1833 एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति थी। 1833 में जब आया तो अधिकतम अधिनियम द्वारा 9 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं उनको केवल रेशम की जो फैक्ट्रियां थी उनमें काम पर लगाने की अनुमति थी। बड़े बच्चे के लिए के घंटे सीमित कर दिए गए थे। जो बड़े बच्चे थे उनके लिए घंटे सीमित हो गए थे। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना। 1842 में खान और कोयला अधिनियम 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों को खानों में नीचे काम लेने पर पाबंद लगाना। 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, स्त्रियां 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। 1847 में यह कानून बना कि जो 18 साल की जो बच्चे हैं वह स्त्रियां हैं उनको 10 घंटे से अधिक काम के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक सेकंड पार्ट बनाएंगे। उसका हम सेकंड पार्ट अगर हम जिस दिन बनाएंगे उसका हम वीडियो डाल देंगे। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले बस यही एक क्वेश्चन बचा है। एक बचा है तो आपको इसी में पढ़ा देते हैं। इसे एक ही बचा है तो उसमें क्या इसी में कर देते हैं आपको। भाप की शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से होने लगा। सविस्तार विवेचना कीजिए। भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग। भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करता है तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए न्यायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दाब पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जाती है। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया। थॉमस शेल्बी ने खानों के पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रेड नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे। ठीक है, 1712 में थॉमस न्यूकोम्ब ने इसे विकसित किया, परंतु इसके संघन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। 1769 में जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे भाप
का इंजन केवल साधारण मशीन के बजाय इस प्राइम मूवर से के रूप में काम 18वीं शताब्दी के अंत में एक वाट का भाप इंजन ने द्रव चलित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में वाट से भाप इंजन के द्रव चलित शक्ति होना, और अब पहले भाप के चलने लगे, फिर डीजल के चलने लगी, अब इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रेनें हैं वो चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेनें पे अब चलती है। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 9 का जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, ये वो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता दीजिए, हम बता देंगे। और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।